बैठ गए सब लोग? हाँ भाई, 1 मिनट बैठ जाओ सारे। लास्ट क्या कराया था? क्रैप साइकिल। उसके कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे? हैं? नहीं लिखवाए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? वाह। मंथन। बैठ जाओ सब लोग जल्दी। कौन सा लेक्चर है? 4, 5? 5 है? लास्ट क्रैप साइकिल पढ़ा था ना हमने? हाँ भाई, अब सुनेंगे सब लोग, बैठ जाओ एक बार। अरे बैठ जाओ। बैठ गए सब लोग? पीछे लास्ट। अलग अलग बैठो, नहीं तो आगे बिठा दूंगा यहाँ पे नीचे। बात नहीं करो, बैठो भाई जल्दी। सब लोग बैठेंगे जल्दी। देखिए अब सुनिए ध्यान से सब लोग। अरे सुन लो ध्यान से सब लोग। प्लीज बैठ जाओ सब लोग जल्दी। बेटा देखो, आपके लिए 2 चीजें बता रहा हूं इधर। तू पीछे क्यों बैठा भाई सबसे लास्ट में? आगे आ जा। पबजी खेल रहा है बैठ के पीछे? आ गया? कौन खेलता है? आगे आ जा, यहाँ आ जा, सबसे आगे आ जा। यार जल्दी बैठो, बैठ भाई जल्दी। बैठ जाओ सारे जल्दी से। बैठ गए सब लोग? ठीक है, अब सुनेंगे ध्यान से, बस बेटा, बात नहीं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे सब लोग। भाई इधर को सीधा बैठ, पीछे बात कर, पिटाई करूंगा तेरी मैं। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आप एक प्लानर मैंने टेलीग्राम पे डाला, मैं दोबारा आपके पास डाल दूंगा। चैप्टर वाइज टेस्ट है, 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट रहेगा। कल पहला टेस्ट है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। दूसरी चीज, डोपा प्राइम रेस्पिरेशन का मैंने दे दिया है। तू पहले दिखाइयो कल मुझे करके। खुश हो रहा है बीच में? क्या नाम है इसका? नाम बता भाई अपना। नहीं नहीं, वो पीछे बीच में। हाँ, जो पीछे देख रहा है तेरे बगल वाला, क्या नाम है? अनुराग। तू परसों मुझे डोपा प्राइम दिखाएगा लाके करके, ठीक है। आप लोग बेटा सुनते ही नहीं हो बात को मेरी। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो सब लोग ध्यान से। डोपा प्राइम में 160-70 क्वेश्चन है, वो आपको बना लेने हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के। कल चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कराना है पीजीआर और एनाटॉमी। ये 3 टॉपिक, मतलब ये 2 चैप्टर आपको मैं इस वीक और अगले वीक में, अगर मैं हूँ, एमडी सर नहीं आया तो मैं रहूंगा, मैं वो खत्म कर दूंगा। बायोमोलिक्यूल मुझे कराना है। एमडी सर को आपको कराने हैं 12th और प्लस एनिमल किंगडम, 2 चीजें करानी है। 12th में उनके टॉपिक्स कम है कंपेरेटिवली, ठीक है, तो सिलेबस का उनका नहीं फंसेगा, ठीक है।
और मैं भी आपको करा दूंगा सिलेबस का। अब पॉइंट क्या पे यहाँ पे क्या है, एक महीना 11th रिवाइज करो, चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने चालू कर दिए हैं। ठीक, जिस डेट को बोल दूंगा कि आपको ये चैप्टर का 50 क्वेश्चन का टेस्ट करके सबमिट करना है, उस दिन लाके अपनी कॉपी अपने आप दिखा देना। क्लियर है? डोपा प्राइम आपको सॉल्व करना है रेस्पिरेशन का। आप मुझे थर्सडे तक डोपा प्राइम रेस्पिरेशन का सॉल्व करके दिखा देंगे। सेम थर्सडे तक आप मुझे फोटोसिंथेसिस का कल टेस्ट अपलोड हो जाएगा। थर्सडे तक 50 क्वेश्चन अपनी कॉपी बना लो, इसी कॉपी में बैक साइड में 1 का ए 2 का बी ये करके ओएमआर पे करते हो उस पे कर लो। ठीक है, प्रिंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधे फोन में खोलो। ठीक है, अपना चैप्टर तैयार करो और उनको देना स्टार्ट कर दो। एक महीने के अंदर आपकी 11th की पूरी बॉटनी रिवाइज हो जाएगी। कोई नया तरीका नहीं चाहिए रिवीजन का, सीधे रिवाइज करो, समझ में आ रहा है नोट्स को, और जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हो चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट एनसीईआरटी के कवर होते ही हैं। उतना डीप वो ना पूछता है ना पूछेगा आपसे। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, सबसे पहले टेस्ट किसका है, एक प्लानर है फोटोसिंथेसिस का, ट्यूसडे को लिखा हुआ है। आप ट्यूसडे दे लो, वेडनेसडे दे लो, थर्सडे, मतलब आपकी मर्जी है, पर मुझे थर्सडे को लाके आपने कॉपी में दिखा देना। ये 50 क्वेश्चन है, हमने 1 का ए 2 का भी, आप चीटिंग करके लिख दो, कोई मतलब नहीं मुझे उससे। ठीक है, पर मैं कॉपी रैंडमली चेक कर लूंगा, किसी की भी हो सकता है, सबकी चेक कर लूं। ठीक, डोपा प्राइम भी आप थर्सडे तक कर लेंगे रेस्पिरेशन का। क्लियर है? आज और कल में रेस्पिरेशन हम लोग फिनिश कर रहे हैं। ठीक, क्लियर? अब क्या प्रॉब्लम है, किसी की कुछ पूछना है पूछ लो। पढ़े अब? कोई ऐसा है जिसने रेस्पिरेशन पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी? रिवाइज कर लो जिसने, मैं एक बार लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, देखो ये हमारे पास जो जो स्कीम है ये आपके सामने है, इसके अराउंड हम लोग बात करेंगे 5 मिनट, फिर यहां से हम लोग क्रैप साइकिल के आगे चलेंगे। ठीक है, आज मैं ईटीएस पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर? ईटीएस पूरा पढ़ा दूंगा, उसी के अराउंड हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? और कल हम लोग एनारोबिक पढ़ के चैप्टर खत्म कर देंगे। क्लियर? ठीक है, अब सुनते रहो ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। सारे पॉइंट्स रिपीट कर रहा हूं जो भी हमने पढ़ा है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनो, और फिर उसके बाद ईटीएस को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, अच्छा टेस्ट पेपर कहां मिलेगा आपको? आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पीडीएफ आएगी कल। ठीक है, शाम में उसके आंसर की आ जाएगी। जिसको बेस्ट तो ये है कि आप बैठ के आज फोटोसिंथेसिस तैयार कर लो और उसका कल ही टेस्ट दे दो। कल नहीं दे पाते हो परसों दे दो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, पीजीआर इस वीक में है, तो इस वीक में आपका पीजीआर तो होगा नहीं, तो आप पीजीआर छोड़ के फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का 50 क्वेश्चन का अपना टेस्ट दे लेना। क्लियर? फिर अगले वीक में शायद बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, ये वाले चैप्टर लगे हुए हैं, है ना, उनको अगले वीक में दे लेना। तो जैसे जैसे आता जाए उसको देते जाओ। एक महीने में अगर आप 11th कर लेते हो बॉटनी की पूरी, ऐसा ही कुछ प्लान हम लोग लेकर आ रहे होंगे जूलॉजी का और उसका भी। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी तो हुई नहीं अभी, तो फिजिक्स का और उसका बाकी चीजों का जो जो चीजें हो रखी हैं उनको कोशिश करो एक महीने में रिवाइज कर लो। 80% 90% आपकी 11th आपको आती रहेगी एक महीने के बाद, तो चांसेस हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा नीट का। क्लियर? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आपको मतलब इस चीज पे लगना चाहिए। सही है? ठीक है, सबसे पहले इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे बेटा। स्टार्टिंग के टॉपिक जो थे वो हमारे पास, उसने एनसीईआरटी ने कैसे चालू किया था, उसने ब्रीदिंग के बारे में कुछ बोला था। उसने कहा था ब्रीदिंग कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से रिलेट है। ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है? एटीपी बनाने के लिए। क्लियर है? उसके बाद उसने बात करी है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में 4 तरह के केमिकल होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ऑर्गेनिक एसिड। ये 4 चीजें हैं जिनको हम एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं। हम विटामिन को यूज नहीं कर सकते, हॉर्मोन्स को यूज नहीं कर सकते, पानी को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? यस, इनको एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज नहीं कर सकते। यहां तक समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने आपको ये पढ़ाया था कि प्लांट्स के अंदर बेटा ब्रीदिंग नहीं होती, कोई ऑर्गन्स नहीं होते, क्योंकि प्लांट को पहली बात ऑक्सीजन की उतनी जरूरत नहीं है, उतनी उसको एटीपी की नीड नहीं होती। दूसरा, अंदर उसका अंदर का पार्ट डेड होता है और बाहर के सरफेस पर लेंटिसेल्स होते हैं, उसके अलावा स्टोमेटा से वो एक्सचेंज कर ले जाता है। इसके अराउंड हमने बात करी थी। फिर मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था, मैं रिपीट करूंगा ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 रिएक्शंस है। कितने रिएक्शन है टोटल? 10 रिएक्शंस है। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। लोकेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? साइटोप्लाज्म, पहला पॉइंट। दूसरी चीज ये है बेटा, ग्लाइकोलिसिस को हम पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि कोई भी CO2 नहीं बनती। याद है? हम इनकम्प्लीट भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पार्शियल बोलते हैं। क्या कोई CO2 बनती है? नहीं। क्लियर? कोई CO2 नहीं बनती। कितने एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में? 2।
कई बार हमारे मन में आता है कि हम 4 क्यों नहीं बोल रहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 4 हम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम पूरे प्रोसेस की एक साथ बात कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब मिलाकर 10 रिएक्शन है, तो उस 10 रिएक्शन से आपको बाहर कितनी एटीपी आएंगी? 2। तो हमेशा बात करना है ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी बनती है? 2। वो दोनों एटीपी डायरेक्ट एटीपी है। कैसी है? डायरेक्ट एटीपी। एक बार हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यस, इधर देखेंगे, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, अब मेरे पास एक एटीपी यहां लगेगा और एक एटीपी यहां। पहले स्टेप में एटीपी लग रहा है और तीसरे स्टेप में एटीपी लग रहा है। यस, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को हमने 2 शुगर में तोड़ लिया, डाइहैप और पीजीएल। यस, पीजीएल। बेटा प्लीज फोकस करो, अगल बगल बात करने में बहुत मजा आता है, समय बचा नहीं है आपके पास। ठीक है, जो गलत फहमी में बैठे हो कि नहीं अगले साल फिर ट्राई कर लेंगे, नहीं होता है। जो बच्चा ऑफलाइन में बैठा उसको ऑनलाइन में अच्छा लग रहा है और जो ऑनलाइन में बैठा उसको ऑफलाइन अच्छा लग रहा है। दिक्कत बस ये है, पढ़ दोनों नहीं रहे। फैक्ट ये है, जब सिलेक्ट हो जाओगे कोई बुला लेगा, वहां गाना गा दोगे, ऑनलाइन वाला बुला लेगा, उसके लिए गाना गा दोगे कि नहीं हम जी हमने ऐसे पढ़ा था। ऑफलाइन वाला बुला लेगा, वहां पैसे लेके फोटो खिंचवा लेंगे। साफ सीधी बात है, पढ़ दोनों नहीं रहे। ऑनलाइन वाले को लग रहा है कि ऑफलाइन में मस्त चल रहा होगा, ऑफलाइन वाले को लग रहा है कि यार यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन में अच्छा। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, फाइनली पढ़ लो, इसलिए कह रहा हूँ। क्लियर है? सिंपल लॉजिक है, चैप्टर पूरा करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। जिसको फोटोसिंथेसिस रिवीजन करने की दिक्कत है, किताब लेके दिन भर बैठे रहो, नहीं चैप्टर खत्म होगा। 3 घंटे का टारगेट लो, उसमें कैसे भी करके चैप्टर खत्म करना है। जिसको अभी भी कुछ भी याद नहीं है तो वो स्मार्ट वन शॉट में 2-2.5 घंटे का चैप्टर है, उसको 2x पे लगाओ, सुन लो ध्यान से, पहले देख लो, फिर क्या करो, नोट्स रिवाइज कर लो। और नोट्स को रिवाइज करने का मतलब है कि आपने 1-1.5 घंटे में वो चैप्टर देख लिया, नोट्स लेकर बैठे, पूरा पेज पढ़ा, जल्दी जल्दी रफ में लिख ली बातें। 80-90% अगर आपको याद रह गया फोटोसिंथेसिस, उसके बाद कुछ मत करो, डोपा प्राइम फिर सॉल्व कर लो। समझ में आ गया? उससे आपका हो गया। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कभी भी आपको जब आपने चैप्टर पढ़ लिया हो और 2 महीने पहले पढ़ाओ, 1 महीने पहले पढ़ाओ, उसका आपको 100% याद हो। 80-90% याद रहने से नीट में क्वेश्चन बनता है, आपको 60% से भी बन जाएगा क्योंकि पेपर इजी आता है। लेकिन 80-90% डिजायरेबल है, जिससे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो वो वाली चीज कभी नहीं आएगी जिसमें आपको बहुत डीप चीजें याद रहती थी ना, वो नीट में नहीं होती है कभी भी। आपको क्या याद रहता है? आपको टुकड़े याद रहते हैं और उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा ऐसे लेके नहीं बैठना कि पूरा दिन बैठे हुए हैं एक ही किताब के साथ, पूरा दिन निकाल दिया, आज तो फोटोसिंथेसिस करके छोड़ूंगा, वो वाला नहीं करना। उससे क्या होगा, आप आज का दिन पूरा वेस्ट करोगे, कल का भी वेस्ट करोगे और आपके बाकी के सब्जेक्ट छूट जाएंगे। रिवीजन 2-3-4 घंटे से ज्यादा बायो के किसी चैप्टर में मत लगाओ अंटिल वो जेनेटिक्स का चैप्टर नहीं है। क्लियर है? प्रिंसिपल और मॉलिकुलर में लगा सकते हो, वो बड़े चैप्टर है। बायोलॉजिकल थोड़ा टाइम लेता है याद करने का। मॉर्फो में अगर आपने उस वक्त ठीक से याद किया तो दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को अगर अभी भी मॉर्फो में दिक्कत आ रही है, फिर पूरा प्रोसेस फॉलो करो, उसका और कोई तरीका नहीं है। एक चीज कर सकते हैं, उसकी वर्कशीट दे सकते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, कि आपको 20-30 क्वेश्चन बना के दे दिया, आप प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है? और ये उनको दिक्कत ज्यादा आती है मॉर्फो में जिन्होंने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया। प्रोसेस का मतलब जैसे जैसे बताया वैसे वैसे फॉलो नहीं किया, उनको दिक्कत रहती है मॉर्फो की। क्लियर? सही है। एनाटॉमी भी बेटा आपको जो क्वेश्चन दूंगा उतने बना लेना, उसके बाद एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्लियर है? तो प्लीज डोपा प्राइम की मल्टीपल रिवीजन कर लो, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, प्लस नोट्स करने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। 2-3-4 घंटे से ज्यादा किसी चैप्टर की रिवीजन में ना लगाओ, नहीं तो आप फंसे रहोगे पूरा टाइम उसमें। क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपके 50 क्वेश्चन के टेस्ट हैं, आप 40+ ठीक कर लो, ठीक स्कोर है। सही है? मुझे नहीं करने 50, 360 नहीं आते बायो में, नहीं लाने होते। 350 में भी सिलेक्शन होता है। 360 बायो में ले आओ, बाकी में 100 नंबर ला रहे हो तो कहां हो रहा है सिलेक्शन? यहां 5 नंबर बढ़ाने मुश्किल है, वहां बढ़ जाएंगे 30। अगर तुम्हारे 100 फिजिक्स में आ रहे हैं, 100 केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो टॉपिक छूटे हुए हैं। बायो में 350 आए तो टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है उस दिन। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर आपके बाकियों में 150 आ रहे हैं, मान लो 180 में से, तब तुम 360 की बात करो। जिनके 100 भी नहीं आते बायो में, 360 उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री में 360 की बात करने लगते हैं, पता नहीं क्यों। पेपर 720 का ही तो आएगा। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर रहो, आपको अब रिवाइज करना है सबको। पूरा 1 महीना जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनको करते चले जाओ,
फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और जूलॉजी का भी कुछ अरेंज करवा रहे हैं। क्लियर है? आसपास क्या चल रहा है नहीं फर्क पड़ना चाहिए अब आपको। ठीक है, सबको लगता है कि ऑनलाइन में मजा आ रहा है और ऑनलाइन वाले को लग रहा है कि ऑफलाइन में मजा आ रहा है। ठीक है, मजा नहीं आना बेटा, अब तो फाइनल 5-6 महीने रह गए, 4-5 महीने मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, और टिल फैब लास्ट तक सिलेबस करके टेस्ट भी देने हैं। नहीं तो कोई इसी प्लानिंग में बैठा हो कि फैब तक सिलेबस खत्म करूंगा। आप याद करो, लास्ट में जो टेस्ट सीरीज चालू होती है ना फैब के बाद मार्च वार्च में, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि 7 दिन का गैप होता है। 7 दिन में 10 या 12 चैप्टर करने होते हैं, और ये उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है जिसके टुकड़े अभी भी पूरी तरह से जुड़े नहीं है, मतलब उसको चैप्टर आता नहीं अच्छे से। वो नहीं कर पाएगा एक हफ्ते में 10 चैप्टर। वो जरूर कर सकता है एक हफ्ते में 10 चैप्टर जिसकी 11th तैयार थी, 12th के कुछ टॉपिक वीक थे। क्लियर है? ये चीज समझ पा रहे हो? नहीं तो फंसोगे। यही टाइम है 1 महीने का, अभी पूरी कहीं पे 12th कहीं भी चालू नहीं हुई, हुई भी है तो स्लो चलेगा। ये 1 महीने में 11th कर लो अपनी जितनी कर सकते हो। ये हम दिवाली से पहले भी बोल रहे थे, आपके लिए जरूरी था, अभी फिर से बोल रहे हैं, 1 महीना है अभी जिसमें आप अपनी 11th कर पाओ। क्लियर है? ठीक, इसमें सीरियस रहो। अब इधर देखो भाई, डाई है पीजीएल दिख रहा है सबको? कितने कितने कार्बन के? 3-3 कार्बन के। यहां से साइकिल डबल चलेगी। क्यों डबल चलती है? आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। यहां आ जाएगा 13 बीपीजी, ये शुगर नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन। तो क्या बन गया? एनएडीएच। ये कौन सा स्टेप है? 6th। सही है, यहां टेम्पररी क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट। ये 6th स्टेप है। 7वें स्टेप में 3 पीजी क्या बन गया? एटीपी। ये 7th स्टेप था। फिर मेरे पास क्या आ गया? 2 पीजी। बेटा 2 पीजीए, 3 पीजी और पीजी एक ही चीज है। पूरा नाम लिखोगे तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आधा लिखोगे तो फॉस्फोग्लिसरेट। 8 और एसिड एक ही बात होती है। यस, 2 पीजी, फिर पीपी, फिर पाइरुवेट। कोई डाउट है? यहां वाले स्टेप में एटीपी। अगर मुझे सारे एंजाइम नहीं याद हैं तो मुझे कम से कम ये 2 एंजाइम चाहिए, पहला हेक्सोकाइनेज और लास्ट पाइरुवेट काइनेज। ठीक है, लास्ट मुझे क्या चाहिए? पाइरुवेट काइनेज। हेक्सोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम चाहिए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। बेटा ये टाइम ऐसा होता है, इस समय ऐसा लगता है कि किसी टीचर के साथ 2 मिनट बैठ के बात कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, पढ़ना फिर भी पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, कई बार ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कोई टीचर हमें डाउट बता देगा, उसने थोड़ी सी हमें मतलब वैल्यू दे देगी, देखो मैं कितने डाउट पूछता हूं, उससे कुछ नहीं होने वाला। इन द एंड सिलेबस कंप्लीट, क्वेश्चन बनाने हैं, टेस्ट देने हैं, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। क्लियर है? आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर नहीं खोज पाए अभी तक तो आगे खोज भी नहीं पाओगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आप खुद को चैनलाइज नहीं कर पाते हो। डिस्ट्रैक्शन रहते हैं सबसे ज्यादा, और ऑफलाइन में तो वैसे भी रहते हैं, हमने सबसे ज्यादा देखा है। बच्चे पढ़ते हैं, बगल वाला थोड़ा सा हाथ भी हिला देता है तो उधर ध्यान चला जाता है, उससे बात करूं। ये इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, और किसको कहते हैं? ठीक है, घर से किसी का फोन आ जाएगा, कोई कुछ बात हो जाएगी तो उसमें लग गए, घर पे क्या चल रहा होगा, उसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, और किसे कह रहे हैं? तुम वहां हो नहीं, तुम कुछ कर नहीं सकते, और होते भी तो कौन सा तुमसे कुछ होता। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है। देखो जो है मैं क्लियर बता रहा हूँ, 5 महीने सीरियस रहो। मैं इस चीज को लेके एकदम क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे कब क्या करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमने ऑफलाइन में जो देखी थी, उस वाली टेस्ट सीरीज में देखी है, जो मार्च के बाद चालू होती है। 2 महीने में उसको पकड़ पाना बहुत कम बच्चों के बस की होता है। और वो पकड़ पाता है जो बच्चा जो मल्टीपल ईयर ड्रॉपर होता है, उसके साथ उसको भी बहुत एनर्जी लगती है, वो जो आखिरी के 2 महीने वाली होती है। इसीलिए कह रहा हूं यहाँ पे 11th करो कुछ अच्छी अपनी, और इसको पकड़ लो। अगर आप ये ठीक ठाक पकड़ ले गए कि 11th ठीक जा रही है, अब आप 12th करोगे ना जब तेज, तो फैब में जब खत्म होगी आपकी 12th तो आप चीजें मैनेज कर पाओगे। नहीं तो जैसे ही वो 10 चैप्टर का टेस्ट चालू होगा ना, एक वीक में 10 चैप्टर है और आपके कंबाइन आ रही है, मतलब पार्ट टेस्ट 3 में पूरी 11th, और हर पार्ट टेस्ट एक वीक के बाद है, फिर कैसे करोगे? ठीक है, तो कुछ करके रखो, नहीं तो फंस जाओगे। और कुछ करने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि चलो बायो हो रखी है, फिजिक्स आदि है, केमिस्ट्री, कुछ तो करके रखो। इन द एंड एक क्वेश्चन 4 नंबर देगा, चाहे वो बायो का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। ये भी ध्यान रखना हमने। और किसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे के मैसेज ऐसे फालतू आते हैं, सर 340 आ रहे हैं, बायो अच्छी नहीं जा रही है, तो और कितने लेगा भाई तेरे, बाकी में आ ही नहीं रहे तेरे नंबर, तो कितने चाहिए तुझे बता? सर 360 सोच रहा था बायो में आ जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री में 120, एक में 120, एक में 140, तो फिर कैसे सोच रहा है 360 की? बैलेंस नहीं बनेगा तो भी सिलेक्शन नहीं होने का। क्लियर? पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, बाद में देख लेंगे, अभी सिलेबस खत्म करते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट में बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं और ईमानदारी से देने हैं।
ठीक है, क्लियर, सही है। यहां पे कोई दिक्कत? मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूं मुझे बताना। ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन साइटोप्लाज्म, रेस्पिरेशन दो जगह होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। ग्लाइकोलिसिस का पूरा नाम ईएमपी पाथवे, ठीक है, ईएमपी पाथवे एम्बेडन मेयर ऑफ परनास। ये सभी प्रकार के सेल्स में होता है, किसमें नहीं होता? वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स में नहीं होते, क्लियर है, सही है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है ना, सेल नहीं है। दूसरी चीज क्या है बेटा हमारे पास? ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप है, उसमें से आपको याद रखना है पहले स्टेप का एंजाइम, लास्ट स्टेप का एंजाइम। एटीपी बनता है 7वें और 10वें स्टेप में, एटीपी यूज होता है पहले और तीसरे स्टेप में। एनएडीएच कौन से स्टेप में बनता है? 6 स्टेप में एनएडीएच बनता है, सही है। एनएडीएच जब बनता है तो क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। एनएडी प्लस से एनएडीएच रिडक्शन है, हम इसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लियर है, यस। दूसरी चीज बेटा, टोटल एटीपी काउंट करोगे 2, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस लिखे चाहे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखे। जब तक वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ना लिखे 8 नहीं लेना। 8 कब लोगे? जब वो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस लिखे, तब आप 2 एनएडीएच के कितने एटीपी काउंट करोगे? 6, यस, ठीक है। जो एटीपी बनते हैं उन्हें डायरेक्ट एटीपी कहते हैं। डायरेक्ट एटीपी का नाम है एसएलपी। एसएलपी की फुल फॉर्म सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा इस वाले डायग्राम पे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। हमारे पास ये ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ठीक है। ग्लूकोज के अलावा ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्टली फ्रक्टोज भी एंटर कर सकता है, ठीक है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से आते हैं। सुक्रोज 12 कार्बन का होता है, एंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है? इन्वर्टेज, क्लियर है। सुक्रोज टूटने के बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। पायरुवेट यहां आ गया अंदर, ये पायरुवेट ध्यान देंगे, ये पायरुवेट बनाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या बनाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। अब देखें ध्यान से बेटा, पायरुवेट जो है उससे पहले CO2 निकलता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। और Na यहां से ये ऑक्सीडेशन है, तो इन दोनों को ऐड करके नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, पायरुवेट से CO2 निकला, डी कार्बोक्सिलेशन, जो कंपाउंड आया उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। एक्स्ट्रा एनर्जी थी, मैंने कोएंजाइम में टेम्पररी जोड़ दिया, क्लियर है। कोएंजाइम में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उस बॉन्ड में एनर्जी होती है, तो मैंने टेम्पररी कोएंजाइम ए जोड़ दिया, मेरे पास बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। यहां तक समझ में आ रहा है? प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, एंजाइम का नाम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। मेरे पास हेक्सोकाइनेज साइटोप्लाज्म में है, पायरुवेट काइनेज साइटोप्लाज्म में है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहां है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात समझ में आ रही है? अब जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है उसको चाहिए Mg+2, उसको चाहिए कोएंजाइम ए, उसको चाहिए Na+D+। इसके अलावा टीपीपी नाम का भी एक कोफैक्टर होता है, उसको चाहिए। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ने एसिटाइल कोए बना दिया, एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में जाएगा। क्रैब साइकिल में टोटल स्टेप कितने हैं? 8। टोटल एंजाइम है 8, क्लियर है। टोटल स्टेप 8 है, टोटल एंजाइम कितने? 8, क्लियर। क्रैब साइकिल में सबसे पहले जब एसिटाइल कोए आता है, ये 2 कार्बन का, ये OA से जुड़ता है जो 4 कार्बन का है। 2 कार्बन और 4 कार्बन सिट्रिक एसिड बनाता है, कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कार्बन 4 है 2 है, इनको जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उस बॉन्ड से आती है जो बॉन्ड कोएंजाइम के साथ था, तो कोएंजाइम का एसिटाइल के साथ बॉन्ड टूट जाता है। एनर्जी से फिर क्या होगा? ये एसिटाइल किसके साथ जुड़ जाएगा? OA से। मैं रिपीट कर देता हूं, एसिटाइल कोए में कोएंजाइम ए का बॉन्ड है किसके साथ? एसिटिक एसिड कंपाउंड के साथ। वो बॉन्ड टूटने से जो ऊर्जा निकलती है उससे ये 2 कार्बन का कंपाउंड इस 4 कार्बन के साथ जुड़ जाता है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। उसमें मुझे पानी की भी जरूरत पड़ती है, और यहां पर जो एंजाइम है उसका नाम याद करना है। ये चौथा एंजाइम है जो आपको याद रखना है, सिट्रेट सिंथेज। क्या याद करोगे? सिट्रेट सिंथेज। पहला हमने हेक्सोकाइनेज याद किया, मिनिमम है जो याद रखने हैं। हेक्सोकाइनेज याद किया, पायरुवेट काइनेज, दोनों की लोकेशन साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद आया पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, उसकी लोकेशन मैट्रिक्स। फिर सिट्रेट सिंथेज, क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम TCA भी है, क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 COH ग्रुप है।
पहले प्रोडक्ट में कितने COH ग्रुप है? 3। सिट्रिक एसिड से बनेगा आइसोसिट्रेट, कितने कार्बन? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन। आइसोसिट्रेट से मेरे पास ऑक्जेलोसक्सिनेट बना, 6 कार्बन। क्लियर है? ऑक्जेलोसक्सिनेट से CO2 निकल गया, 5 कार्बन। अब इधर देखो बेटा, आइसोसिट्रेट से ये ऑक्सीडेशन हुई है, ये डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। इन दोनों स्टेप को मिला के कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां हुई है, एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां हुई है। कोई डाउट है? ठीक है। अब ये 5 कार्बन का हो गया, इसकी फिर से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, मतलब CO2 निकालेंगे और NAD+ से NADH बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर ये दोनों तो हो रहा है, जैसे यहां ये रिडक्शन हो रही है और ये ऑक्सीडेशन हो रही है। हम बात करते हैं इसकी जो साइकिल में हो रही है, हम बात करते हैं इस एरो की क्या हो रहा है। इसकी ऑक्सीडेशन से ये बना है, इसकी रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन होगी कहीं रिडक्शन तो होनी ही है, तो हम इसको नहीं देखते। हम कहते हैं कि अल्फा कीटोग्लूटरेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से एक तो CO2 निकल गया, NADH बन गया, एक्स्ट्रा एनर्जी थी, मैंने क्या जोड़ दिया? कोएंजाइम में। क्या बन गया? सक्सिनाइल कोए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्फा कीटोग्लूटरेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से सक्सिनेट बनना चाहिए था। मैंने क्या किया? टेम्पररी कोएंजाइम में जोड़ दिया, तो बन गया सक्सिनाइल कोए। क्या बन गया? सक्सिनाइल कोए। अगले स्टेप में ये सक्सिनाइल कोए का कोए हटा दिया, कोए हटाने से क्या हो गया? एनर्जी रिलीज हो गई और मैंने क्या बना लिया? GTP। GTP बनता है, इसका मतलब जो एंजाइम है वो GTP बना सकता है। GTP एनर्जी के लिए यूज नहीं हो सकता डिफरेंट जगह पे। क्यों यूज नहीं हो सकता? क्योंकि वो करेंसी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हम GTP को किसमें कन्वर्ट कर ले जाते हैं? ATP में। सेम एनर्जी है, GTP और ATP की एनर्जी सेम है। मन में सवाल आता है फिर बना क्यों रहे ATP? क्योंकि ATP एज अ एनर्जी करेंसी यूज होता है, GTP यूज नहीं हो सकता। यहां तक ठीक है। अब मेरे पास आ गया सक्सिनेट, सक्सिनेट से क्या बना दिया? फ्यूमरेट। सक्सिनेट से क्या बना दिया? फ्यूमरेट। फ्यूमरेट जब बनाया मैंने तो क्या करिए? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि FAD से क्या बन गया? FADH2। सही है, ये क्या हुई है? रिडक्शन। अब जब ये फ्यूमरेट बना है, फ्यूमरेट से मैंने क्या बना दिया? मैलेट। क्लियर है? क्या बना दिया? मैलेट। ये समझ में आ रहा है? अब मैलेट की फिर ऑक्सीडेशन करके OA बनाया। एंजाइम कौन से याद करने? क्रैब साइकिल के, जो जरूर याद करने। पहला सिट्रेट सिंथेज याद कर लो, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज याद कर लो। सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाले स्टेप में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल में यूज होगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट सक्सिनेट है, प्रोडक्ट फ्यूमरेट है, और इसका इनहिबिटर मेलोनेट है। इनहिबिटर समझ में आता है? जो इनहिबिट करेगा एंजाइम को। ये इसलिए याद करना है क्योंकि ये कहां यूज होगा? बायोमोलिक्यूल में। क्लियर? तो अभी तक सिर्फ मैंने आपको 4 ही एंजाइम बोले याद करने के लिए। पहला बोला है मैंने आपको पाइरुवेट काइनेस, हेक्सोकाइनेस, ठीक है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और सिट्रेट सिंथेज, यही बोले, ठीक है। और एक ये बोल दिया, 5 हो गए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर है? क्रैब साइकिल में टोटल स्टेप 8, टोटल एंजाइम 8। क्लियर है? लोकेशन मैट्रिक्स, उसमें से एक एंजाइम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा रहता है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर है? कहां जुड़ा रहता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कितने NADH बने? 1, 2 और 3। 3 NADH बने हैं किसमें? क्रैब साइकिल में। कितना FADH2 बना? 1। क्लियर है? और एक GTP और एक ATP। CO2 कितने बने? 2। क्लियर? अगर एक पाइरुवेट से पूछा जाए कितने NADH? 4। एक पाइरुवेट से 4 NADH हैं, एक लिंक रिएक्शन में और 3 क्रैब साइकिल में। यस, ठीक है। मेरी बात सुनिए, अब ध्यान से सुनो जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा। नंबर ऑफ NADH, ध्यान सुनेंगे, नंबर ऑफ NADH फ्रॉम 1 पाइरुवेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ NADH फ्रॉम पाइरुवेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज 8 लिखेंगे। रीजन सुनो, मैंने सबसे पहले क्या करोगे? पाइरुवेट से कितने NADH बन रहे हैं? 4। और मैंने एक ग्लूकोज बोला है, तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनेंगे। समझ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला नंबर ऑफ NADH फ्रॉम पाइरुवेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज बोल लो, या नंबर ऑफ NADH फ्रॉम पाइरुवेट फ्रॉम 1 ग्लूकोज, मतलब मैं एक ग्लूकोज से पूछना चाह रहा हूं कितने NADH बनेंगे। क्लियर है? या हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ NADH फ्रॉम ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रिया कर लो। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया लिखेंगे तो उसमें लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल
दोनों आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। अगर मैं टोटल NADH पूछूं ग्लूकोज से तो 10 बनेंगे, 2 ये वाले भी ले लेंगे फिर। यस। देखो मैं मेरी बात सुनो, क्रैब साइकिल से कितने NADH हैं? 3। क्रैब साइकिल 3, लिंक रिएक्शन से 4, एक ऐड कर दे 4, तो एक पायरुवेट से कितने NADH हो गए? 4। ग्लूकोज कितने पायरुवेट बनाता है? 2, 8 NADH हो गए। ये 2 और ऐड कर दो, 10 NADH हो गए ग्लूकोज से। लेकिन अगर वो एक ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया में पूछे तो 8 लेंगे, एक ग्लूकोज से क्रैब साइकिल में पूछे तो 6 लेंगे। एक ग्लूकोज से क्रैब साइकिल कितनी बार घूमेगी? 2 बार, तो कितने NADH लेंगे? 6। कोई डाउट है? ठीक है। हमने कुछ लिखा था साइकिल के अलावा, कुछ लिखा था? सिर्फ साइकिल बनाई थी लास्ट। ठीक है, चलिए लिखना चालू करते हैं फटाफट से। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको जल्दी जल्दी से लिखते हैं। चलो भाई, हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट, साथ ही लिखना आपने। हाँ भाई, क्रैब साइकिल को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं। हाँ, क्रैब साइकिल का नाम TCA और सिट्रिक एसिड साइकिल। लोकेशन, लोकेशन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा साथ के साथ लिखो प्लीज, और बातें नहीं करो यार। ठीक है। टोटल स्टेप जल्दी बताओ। टोटल स्टेप 8। कितने एंजाइम है? 8 एंजाइम है। उसमें से 7 एंजाइम मैट्रिक्स में है। यस। और एक एंजाइम किसमें? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक यहां है। यस, एक एंजाइम है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। टोटल 8 एंजाइम है, 7 एंजाइम मैट्रिक्स में और एक एंजाइम है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं बेटा, क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये बताओ। प्रोडक्ट 3 NADH, एक FADH2, है ना, एक ATP GTP और 2 CO2। ये आपके पास बन गया। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास 2 स्टेप किसके होते हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के होते हैं किसमें? इन क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल में टोटल कितने स्टेप हो रहे हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के कितने स्टेप हो रहे हैं? 2, जिसमें 2 चीज हो रही है, एक CO2 रिलीज हो रही है, प्लस NAD प्लस की क्या हो रही है? रिडक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं प्लस ऑक्सीडेशन हो रही है ना? प्लस क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा, नेक्स्ट चीज हमारे पास एक पाइरुवेट से कितने NADH बनेंगे? 3 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन लिख दूं? बताओ, एक पाइरुवेट से ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितनी लिखूं? 3। 3 कहां कहां पर होगी, कौन बताएगा? एक लिंक रिएक्शन में, शाबाश, एक लिंक रिएक्शन की हो गई, और 2 क्रैब साइकिल हो गई। यस। ठीक है। तो और उसके साथ हमारे पास NADH कितने बनेंगे? 4 NADH बन गए, एक लिंक रिएक्शन में और 3 क्रैब साइकिल में। इसको यहां ना लिखे, नीचे लिखते हैं। ठीक है, बोलो, सही है। एंजाइम जो फर्स्ट स्टेप है क्रैब साइकिल का, कंडेंसेशन,
फर्स्ट स्टेप को हम बोल रहे हैं कंडेंसेशन, जिसमें कौन सा एंजाइम काम आ रहा है? बाई एंजाइम, नहीं नहीं, कंडेंसेशन बाई एंजाइम, क्रैब साइकिल की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप किसकी? क्रैब साइकिल की। कौन करा रहा है? सिट्रेट सिंथेस। यस, सिट्रेट सिंथेस। क्या है, क्या कहानी है इसकी? इसमें क्या कर रहा है वो? एसिटाइल कोए को कंबाइन कर रहा है किससे? ओए से। साथ में पानी चाहिए, ध्यान रखना। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बेटा? सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये एंजाइम याद रखेंगे। उसके अलावा FADH2 की सिंथेसिस कब होती है? व्हेन कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है किस में? फ्यूमरेट में। एंजाइम का नाम बताओ। यस, अगर ये एंजाइम का नाम याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। टोटल मैंने अभी तक सिर्फ 5 बोले याद रखने के लिए, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इसके बाहर शायद ही जाएगा। बहुत वो एंजाइम पूछने पे इंटरेस्टेड रहते नहीं है, करने के लिए आप सारे याद कर लो, लेकिन पॉइंट ये है कि पूछेगा कि नहीं पता नहीं, पर ये 5 हैं जिनको पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर? लास्ट वाले एंजाइम का इनहिबिटर कौन है भाई? है मेलोनेट। ये देखो ऊपर नहीं देखेगा, अभी हंस रहा था, पिटाई कर दूंगा मैं। ध्यान से पढ़। है जल्दी करो। हाँ बेटा, बेटा NADPH फोटोसिंथेसिस में नॉर्मली यूज करते हैं। देख, जो बताया जाता है वो बता देता हूं पहले। NADPH नॉर्मली हम फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, NAD करते हैं रेस्पिरेशन में। पर ऐसा नहीं कि NADPH रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता, होता है। ठीक है, पर वो एक अलग पाथवे होता है, वहां यूज करते हैं। तुझे क्या याद रखना है? NADH और NADPH में केमिकली डिफरेंस होता है फॉस्फेट का। ठीक है, NADP में फॉस्फेट पहले से जुड़ा होता है एक। जैसे हम लोग NAD की फुल फॉर्म लिखते हैं निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP की लिखते हैं निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो अगर मैं इसको NAD लिख रहा हूं सिंपल सी भाषा में समझ, और इसको लिख रहा हूं NADP, तो फर्क क्या है? मान लो दोनों पे प्लस लगा देता हूं, फर्क क्या है? इसमें कहीं फॉस्फेट जुड़ा होगा बस। अब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़ सकता है, इसमें भी जुड़ सकता है। नॉर्मली ये रेस्पिरेशन में यूज होता है, ये फोटोसिंथेसिस में। पर एक पाथवे होता था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, PPP कहते थे उसे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, वहां NADPH लगता है। तो हम ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि NADP कहीं रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता, पर सिंपल भाषा में समझ, NAD प्लस में फॉस्फेट नहीं है, NADP प्लस में फॉस्फेट है, बस इतना फर्क होता है। क्लियर है? फुल फॉर्म क्या है? निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटीन अमाइड क्या है बेटा? एक विटामिन है। यस, है ना, एक विटामिन है, नियासिन कहते हैं उसे, उससे आता है। ठीक है, जल्दी कर लो भाई, लिख लो गंदी गंदी राइटिंग में अपने, जल्दी से। 5, पहला एक्सोकाइनेस, पायरुवेट काइनेस, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, सिट्रेट सिंथेस, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, यही 5 पढ़ने तुझे। हाँ, SLP सक्सिनेट बनेगा, SLP है। लिख लिया भाई? एक बार जरा क्रैब साइकिल रीड करेंगे NCERT से। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आएंगे पूछेंगे छुट्टियां कैसे गई, है ना, और अपने बारे में बताएंगे सर ने क्या किया, जैसे हम 5वीं क्लास में मिल रहे हैं छुट्टियों के बाद। नहीं है, पढ़ाई कर लो चुपचाप। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है, नियम नहीं है। हाँ, तुमने टाइम वेस्ट ही किया होगा बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, तो पढ़ लो अब, कोई बात नहीं। ठीक है, पूरा टाइम वेस्ट करके घर से टीका नहीं लगा के निकले थे, अब की नीट क्वालिफाई करके ही लौटूंगा नहीं।
हाँ, पूरा 4 दिन 6 दिन वेस्ट करके घर वालों ने टीका लगाया, है ना। हाँ, भगवान के आगे हाथ जोड़े कि भगवान मैं पुराना पापी हूँ, शुरुआत में भी कम पड़ा, छुट्टियां भी वेस्ट कर दी, है ना, किसी तरीके से रैंक 1 ला देना, है ना। भगवान भी कह रहा होगा देखो कितना बदमाश है ये, है ना, पढ़ता ना लिखता और रैंक की बात कर रहा है। हाँ हाँ बच्चे, हैं, हाँ हाँ घूम ले तू भाई, बीएन सर को पेपर थोड़ी देना है। हाँ, क्या कुछ था क्या? अच्छा भाई साहब घर पे मत बोल देना, झुकेगा नहीं, घर से वाले भगा देंगे, खाना भी नहीं देंगे, है ना। जाते पैर छूना माँ बाप के। हाँ, अभी कम से कम 5-7 साल पैसे लेने उनसे, एमबीबीएस में हो भी गया तो भी उनके पैसे चाहिए तुम्हें। हाँ, ऐसा नहीं वहां पैसे बरसने लगेंगे एमबीबीएस करते ही। डेली 5 मैसेज आते हैं मेरे पास कि कोई जॉब हो तो हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया, है ना। हाँ, पेरेंट्स को ना बोलने लगना जाके, झुकेगा नहीं, तुम बहुत मारेंगे तुमको, घर से भगा देंगे तुम्हें, है ना। हाँ चलो, फिर गुरुद्वारे के आगे बैठ के ना, ठीक है चलो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, वो यहाँ पे था प्रोग्राम जो ऑनलाइन दिखा रहे थे? भाई साहब कितने फर्जी लोग हैं वीटी सर गए थे? पढ़ लो यार, कुछ नहीं होता उससे। चलो चलो इधर पढ़ो, अरे पढ़ लो, कुछ नहीं होगा देखो, अरे छोड़ो, इधर देखो बेटा, ये लिख लिया हमने। एक बार एनसीईआरटी रीड करो, हम ईटीएस चालू कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं जल्दी। एनसीईआरटी क्रैप साइकिल रीड कर लो, ईटीएस पढ़ने जा रहे हैं। बस भाई कुछ नहीं होना, पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, क्रैप साइकिल रीड करो जल्दी से। बहुत सारे किसके किसके पास नहीं है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी लेके आया करो, पढ़ना है, मैं कराऊं ईटीएस। हेडिंग डालो चलो, तुम लोग के पास एनसीईआरटी नहीं तो क्या करूं। देख, पता है एंजाइम के क्वेश्चंस आए नहीं है बहुत ज्यादा, तो जो आएंगे वो मैंने तेरे को बता दिए। अब यहां पर क्या है ना कि अगर मेरे पास बहुत टाइम है तो मैं कर लूं सारे, समझ। मैं अभी कहां पर बैठा हूं, मैं इस वक्त नवंबर लास्ट में हूं, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तो मैं ऐसी चीजें ना बताऊं जिसके आने के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। सारे एंजाइम उसने, एक तो एनसीईआरटी में नहीं है सारे, ठीक है, जो एनसीईआरटी में वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी हमें रीजन पता होना चाहिए क्यों पढ़ना है, ठीक है। सारे एंजाइम तुम्हें याद करने भी नहीं होते, तुम्हें प्रोसेस समझना होता है, ठीक। पर मैं क्वेश्चंस देता हूं, उसमें पूछ लेता हूं कई बार एंजाइम चलो चालू कर रहे हैं बेटा, बोर्ड पे ध्यान देखो, कुछ लिखेगा नहीं। चलो इधर देखो सब लोग, भाई पीछे, इधर ध्यान दो। अब हो गया तुम्हारा ब्रेक, हो गया, इधर ध्यान दो। सुनो अब सब लोग ध्यान से देखो, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 2-3 चीजें बोलूंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना, उससे रिलेट करेंगे क्या नाम है आपके पास क्लोरोप्लास्ट से, ताकि चीजें ज्यादा रिलेट हो आपको। देखो हमने क्या पढ़ा है अभी तक, हम रेस्पिरेशन क्या पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एटीपी फॉर्म करता है हमें, ठीक है। रेस्पिरेशन 2 जगह होता है, एक होता है हमारे पास कहां पर, साइटोप्लाज्म में, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होता है लिंक रिएक्शन है, क्रैब साइकिल है, और उसके अलावा ईटीएस है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। एनसीईआरटी ये बोलती है कि हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, अभी तक ऑक्सीजन कहीं यूज हुई नहीं है, ठीक है। तो हम उसके अराउंड बात करेंगे कि ऑक्सीजन कहां यूज होगी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन में हमने करा क्या है, बोर्ड पे ध्यान दो। रेस्पिरेशन में हमने क्या किया है कि हमारे पास एक कार्बन का कंपाउंड था जिसको हमने ग्लूकोज का नाम लिया, ग्लूकोज का नाम दिया हमने क्या किया है, इस कार्बन के कंपाउंड को स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर लिया है। स्टेप वाइज ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज करी थी, और लिंक रिएक्शन और क्रैब साइकिल में CO2 बना लिया था। ऑक्सीडेशन 2 तरीके का होता है, अगर आप सिर्फ कार्बन ऑक्सीडाइज करो तो उसे पार्शियल बोलते हैं, जब कार्बन को CO2 बना दो तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखो,
लिंक रिएक्शन और क्रैब्स साइकिल ही ऐसे प्रोसेस थे जहां कार्बन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई। जब भी किसी चीज की ऑक्सीडेशन हो, ऑर्गेनिक हो, तो हमारे पास ऊर्जा बनती है, एनर्जी। आप डायरेक्ट भी एटीपी बना सकते हो, नहीं तो आप कोई ऐसा कंपाउंड बना लो कि NADH, जिससे बाद में एटीपी बनाएंगे। मैं फिर रिपीट करूंगा, रेस्पिरेशन और कंबशन में यही फर्क होता है। कंबशन में सारी की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाती है, जिसको पकड़ पाना लगभग इंपॉसिबल है, तो एनर्जी लॉस बहुत हाई है। रेस्पिरेशन में क्या है, एनर्जी को धीरे धीरे स्टेप वाइज प्रोसेस में रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एनर्जी रिलीज करते वक्त कुछ एटीपी डायरेक्ट बना लिए, जो हमने क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में बनाया, जिसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट एटीपी बना लिया। बाकी हमने बहुत सारे क्या बनाए हैं, NADH बनाए हैं, और साथ में क्या बनाया है, FADH2 बनाया। तो ये जो दो चीजें बनाई हैं, अब इनसे मुझे जो एटीपी बनती है वो इस प्रोसेस में बनती है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आपको याद हो, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ये PS2 था और PS1 था। यस, PS2 PS1 था। इसके बीच में मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए थे। यस, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन ले जाते थे ऐसे हाई एनर्जी से लो की तरफ, और इसको हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम ये देख पा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ये इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर की जगह बहुत सारे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर की जगह मेरे पास बहुत सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर थे। जब मैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरियर साथ ले लूं और कुछ प्रोटीन जोड़ दूं, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब मैं कई कॉम्प्लेक्स एक साथ लगा दूं, तो उसे मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलता हूं। मेरी बात समझो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वर्ड हम यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, जहां PS2 PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे थे। अगर आपको याद हो, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, क्लियर है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे। यहां भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर ग्रुप में प्रेजेंट है और साथ में कुछ प्रोटीन्स हैं, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं करता, सिर्फ क्या काम करेगा, वो NADH से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब NADH से इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो NADH को हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। NADH को इलेक्ट्रॉन लेने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स 1 होता है जो NADH को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऐसे ही मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स 2 होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, एक कॉम्प्लेक्स 2 होता है जो किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, हमारे पास FADH2 को। किसको ऑक्सीडाइज कर देता है? FADH2 को। तो FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है कौन? कॉम्प्लेक्स 2। यस, कौन करता है? कॉम्प्लेक्स 2। तो हम यहां पर यह समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन कैरियर और कुछ प्रोटीन्स का ग्रुप है जो लगा रहता है, और वो किन से इलेक्ट्रॉन लेता है? NADH और FADH2 से। NADH पे और FADH2 पे किसके इलेक्ट्रॉन है? ग्लूकोज के। किसके इलेक्ट्रॉन है? ग्लूकोज के। ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन कैसे निकले थे? हमने कार्बन को धीरे धीरे ऑक्सीडाइज किया था। जब कार्बन को आपने ग्लूकोज की ऑक्सीडाइज किया था, तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन किसको दिए हमने? NAD+ को दिए। तो NAD+ से NADH कब बना था? जब मैंने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया। अब मैं NADH को ऑक्सीडाइज कहां कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम NADH और FADH2 दोनों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। क्लियर है कि नहीं, बताओ, बोलो बेटा, क्लियर है? अब देखो कैसी चीजें चलती हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मीनिंग क्या है? ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ये ग्रुप ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जो कहां प्रेजेंट होती हैं? कहां प्रेजेंट होती हैं बेटा? प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यस, अब ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं? किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? ये किसको ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा? ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसको? इनका रोल लिख देता हूं। ETS क्या करता है?
ईटीएस ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज NaDH एंड FADH2, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, पास करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब मेरी बात सुनने ध्यान से सारे बच्चे, आपको अगर याद हो PS2 PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम खर्च नहीं हुए थे, याद है? PS2 से PS1 पे गया था, PS1 से NADP+ के पास गया था, वहां फाइनल इलेक्ट्रॉन लिया था NADP+ ने NADPH बनाने के लिए, याद आया आपको? बोलो यस, याद आ रहा है? और फिर NADPH से CO2 ने लेके ग्लूकोज बनाया था, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, याद करो। तो अगर आपको याद है फोटोसिंथेसिस में जहां PS2 PS1 था उसके बीच में इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं हुए थे, यहां पर भी इनके इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पर जाते रहते हैं ऐसे, और वो आगे जाते जाते मान लो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और मूव करते करते वो इलेक्ट्रॉन फाइनली मिलते हैं ऑक्सीजन को। ये इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलते हैं? ऑक्सीजन को। किसको मिलते हैं बेटा? ऑक्सीजन को मिलते हैं, यस। और H+ के साथ जब ये कंबाइन हो जाता है तो क्या बन जाता है? पानी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन आए हैं NaDH और FADH2 से, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर और प्रोटीन होंगी, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं? ऑक्सीजन को। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन हुआ? ऑक्सीजन। इस बात को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि या तो आप लिख लो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या आप लिख लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन कर दिया हमने, हाइड्रोजन बोल सकते हैं। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? मैं दोनों वर्ड यूज कर सकता हूं, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन या फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। क्लियर? तो अगर हम इस चीज को ऐसे देखें बेटा, ध्यान से सुनेंगे, हम इस चीज को ऐसे देखें, ईटीएस एक बॉटल है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर और प्रोटीन, जिसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? NaDH दे रहा है और FADH2 दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एटीपी डायरेक्ट नहीं बनती, एटीपी बनने के लिए इनके और इनके बीच में यहां पर प्रोटॉन इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो प्रोटॉन वापसी जाएगा किससे? F0 F1 से, तो एटीपी बनेगी। मेरी बात समझ में आई? यहां से प्रोटॉन जब वापसी जाएगा, कहां से जा रहा है? F0 और F1 से, कहां पर? यहां पर, तब एटीपी बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है? कॉम्प्लेक्स के थ्रू, ठीक। इन कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिल रहा है? ऑक्सीजन को। इस एनर्जी से यहां क्या इकट्ठा हो रहा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जब वापसी आ रहा है मैट्रिक्स में तो क्या बन रही है? एटीपी। क्लियर? सेम हमने किया था थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन इकट्ठा किए थे, सेम वही कर रहे हैं हम यहां पे। अब इस प्रोसेस में ध्यान से सुनेंगे, यहां पर दो तीन बातें हैं। पहला, यहां पर जो एटीपी बनती है उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? NaDH और FADH2 की। क्लियर है? बोलो। दूसरा, इस पूरे स्टेप में ऑक्सीजन लास्ट में आई है, इसलिए इसको कहते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन कहां यूज हुई है? लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हुई है। क्लियर है? तो हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन जैसा वर्ड यूज कर लेते हैं। दूसरा, मेरी बात समझना ध्यान से, मेरे पास ये मान लो ईटीएस है, तो ईटीएस इज लाइक कि NaDH अपने इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, FADH2 डाल सकता है। क्या इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे? नहीं। इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिलेंगे? ऑक्सीजन को। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन FADH2 का हो चाहे NaDH का हो, बनेगा पानी ही। समझ में आ रहा? फर्क कहां पर है कि अगर मैंने यहां से, ध्यान सुनना, अगर मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन जो जो मान लो NaDH ने ऊपर से यहां से इलेक्ट्रॉन डाले, ज्यादा एनर्जी थी, FADH2 ने कहीं बीच से डाले, कम एनर्जी थी, उसके हिसाब से यहां प्रोटॉन कम ज्यादा इकट्ठा होंगे। समझ आया मैंने क्या बोला? प्रोटॉन का नंबर कम ज्यादा है। कैसे कम ज्यादा है? कि भाई मैं NaDH ने ऊपर से इलेक्ट्रॉन डाल दिए, FADH2 ने 20 से कहीं डाले, उसके हिसाब से प्रोटॉनों की संख्या कम ज्यादा होती है, उससे एटीपी बनता है। तो NaDH के इलेक्ट्रॉन में इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठा हुए, तो 3 एटीपी बना। FADH2 के इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी थी। क्लियर है? तो एटीपी क्या होगा? कम बनेगा। डिफरेंस किस चीज में? डिफरेंस कहां नहीं है? पानी में। मान लो अगर एक NaDH एक पानी बनाता है,
तो एक FADH2 भी पानी एक ही बनाएगा। फर्क कहां पर आएगा? एटीपी में, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? पर इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिलेगा? ऑक्सीजन को। जब हम मूवी देखते हैं साइनाइड वगैरह, है ना, साइनाइड खाता है, उसको पकड़ लेते हैं विलन को, तो साइनाइड खाते ही मर जाता है। एक्चुअल में साइनाइड क्या करता है, यहां ब्लॉक करता है। वो क्या करेगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स की ETS ब्लॉक कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लॉक करता है। और ब्लॉक भी कहां करता है? जो लास्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाता है, वहां पे। अगर आप ध्यान से सुने, इस बॉटल को खाली रखा हुआ है, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन के कौन ले रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है। अगर मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने बंद कर दिए, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन निकालने बंद कर दिए, तो क्या इसमें ऊपर से और इलेक्ट्रॉन डाल पाऊंगा? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। किसी को इलेक्ट्रॉन कब दे सकते हो? जब इलेक्ट्रॉन ना हो उसके पास। जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए तो और इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? नहीं। तो अगर मैं क्या करूं, ये वाला स्टेप ब्लॉक कर दूं जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो क्या NADH और FADH2 इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो क्या होता है बेटा, ETS रुक जाती है। और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन्स ही होंगे जिनकी ETS रुकने से प्रॉब्लम होगी और डेथ हो जाती है सडनली। इतनी समझ में आ रही है? तो साइनाइड जो है वो यहां कहीं ब्लॉक करता है, यहां पर जो हम पढ़ेंगे। तो अभी हमें मोटा मोटा कुछ कुछ बातें समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, अब ATP बना रहे हैं NADH और FADH2 से। वो ATP कहां बनती है? ETS में बनती है। कहां बनती है? ETS में बनती है। जो ATP बनती है उसका क्या नाम है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके लिए किसकी ऑक्सीडेशन होती है? किसकी ऑक्सीडेशन होती है बेटा? NADH और FADH2। ये बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? सही है। वो ऑक्सीडेशन में किसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या लिखा है, ETS किसको ऑक्सीडाइज करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन कैरियर से। और इस एनर्जी से क्या होगा? विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? हाँ, ATP बनाने से पहले क्या करेंगे? प्रोटॉन कहां इकट्ठा करेंगे? प्रोटॉन एक्यूमुलेट करेंगे कहां पर? एक्यूमुलेट इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जब ये प्रोटॉन वापसी आएंगे, है ना, जब क्या होगा, व्हेन प्रोटॉन कहां से कहां वापसी आ रहे हैं? प्रोटॉन कहां से वापसी आ रहे हैं बेटा? प्रोटॉन फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब यहां पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कहां आ रहे हैं? स्पेस टू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आ रहे हैं। सही है। किसके थ्रू? थ्रू F0 F1। क्या बनेगा? ATP सिंथेसिस होगी। क्या होगा? ATP सिंथेसिस अकर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। ATP सिंथेसिस अकर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ATP सिंथेसिस होगा। क्या क्लियर है ये? बोलो। हाँ, कुछ प्रोटॉन यहाँ ऑलरेडी होते हैं, कहां से आएंगे वो बात करेंगे अभी। पर सिंपल सी भाषा में ये है, कुछ प्रोटॉन यहाँ है, कुछ यहाँ है। यहाँ प्रोटॉन क्यों बढ़े? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। ठीक है। ATP सिंथेसिस किससे हो रही है बेटा? F0 F1 से। यहां तक समझ में आ रहा है? बताओ लोकेशन क्या है, बताओ। ETS की लोकेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुने ध्यान से। जब हम सेल पढ़ रहे थे तो सेल चैप्टर में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा होती है। वो इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो ETS के एंजाइम लगे हुए हैं ना, उसकी वजह से प्रोटीन ज्यादा है। आउटर मेम्ब्रेन में आपके पास सिर्फ एक प्रोटीन पढ़नी है सिलेबस में, पोरिन्स। पोरिन्स नाम के बड़े साइज के चैनल होते हैं। पर इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा प्रोटीन रिच है, क्योंकि उसमें क्या चल रही होती है? ETS चल रही होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है। लाइसोसोम में काफी एंजाइम्स होते हैं, पर उससे ज्यादा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। रीजन, क्योंकि वहां पर क्रैब साइकिल है, वहां पर लिंक रिएक्शन है, वहां पर और भी प्रोसेस होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन फैट का बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लाइसोसोम में बहुत एंजाइम होते हैं, पर उससे ज्यादा एंजाइम मेरे पास किस में प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रहेगा? ठीक है। क्लियर? नोट करिए, चलिए जल्दी से। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, फास्ट जल्दी करो। ETS को आगे डिटेल पढ़ रहे हैं। जल्दी करो बेटा, फास्ट करो जल्दी।
हाँ बेटा, यस, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, ऊर्जा में फर्क है, एक ही बनेगा एक से। लिख लिया? जल्दी करो बेटा। चलो नेक्स्ट करें, जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट लिख लिया करो यार। आप लोग रिवाइज कैसे करेंगे, नहीं तो लास्ट में जाके फंस जाएंगे सब लोग। जल्दी करो बेटा। जल्दी। लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया एक बार ईटीएस रीड करो कुछ से, एनसीईआरटी कुछ समझ में आ रहा है? देखो एक बार। जल्दी। उसका डायग्राम चेंज कर दिया एनसीईआरटी ने, अब पहले दूसरा था अब दूसरा कर दिया, बाकी चीजें सेम रखी हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसी डायग्राम में एडजस्ट करके चीजें समझा ले जाएं, ठीक है? यस, लिख लिया पीछे सबने? वैसे भी इस वीक का टेस्ट में रेस्पिरेशन आ रहा है आपका ना? हाँ, तो आपको तो वैसे ही पढ़ना ही है, उसको तैयार करना है। चलिए जल्दी करो बेटा, ये लिखा हुआ है, लिख लिया? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है ईटीएस में? एनएडीएच और एफएडीएच2, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ठीक, इधर ध्यान दें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। जिन्होंने लिख लिया एक बार एनसीईआरटी देखो क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि द फॉलोइंग कह रहा है द फॉलोइंग स्टेप इन द आर ड्यू टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन एनएडीएच और एफएडीएच2। मतलब हम क्रैब साइकिल और वो पढ़ चुके हैं क्या, लिंक रिएक्शन। अब फॉलोइंग का मतलब आने वाले स्टेप में हम एटीपी रिलीज करवाएंगे। इधर ध्यान रख भाई। दिस इज accomplish व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू। accomplish मतलब इसका कैसे होगा ये प्रोसेस? व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास टू ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पानी बनेगा। द मेटाबोलिक पाथवे, देखो मेटाबोलिक पाथवे का मतलब होता है एंजाइम इन्वॉल्व है, थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पास होगा एक कैरियर से दूसरे के पास, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। और ये कहां हो रहा है? ये लिखा हुआ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब जरा ध्यान से सुनो, जो चीजें मैं समझा रहा हूं आपको बहुत ध्यान से सुनो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या है बेटा? एंजाइम कॉम्प्लेक्स के नाम समझने हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन ईटीएस,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड पे ध्यान देंगे। हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। हाँ भाई इधर देखो सारे, हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन है, हाँ ये इनर मेम्ब्रेन है बेटा ऐसे, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन की जगह को क्या बोलते हैं बीच में? ये आउटर मेम्ब्रेन है, यस। ये वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन, यस। इस जगह को बीच में क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हाँ भाई, जब एटीपी बन रहा होगा तो पीएच लो होगी हाई होगी? प्रोटॉन ज्यादा होगा ना, तो पीएच लो होगी। हमने किस डायग्राम को बनाया है? ये जो डायग्राम है ना, इसका ये हिस्सा बनाया है, मतलब ये आउटर इनर मेम्ब्रेन, इधर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? किसको जूम करके बनाया? ये दिख रहा है सबको? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, बोर्ड पे ध्यान दो सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। आपको ये याद रखना जरूरी है, इसके लिए बहुत ध्यान से सुनो। यहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स 1 बनाया है, यहां पर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 2 है बेटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। ध्यान से देखते चलना, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स 1 रखा गया है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स 3 रखा गया है, इसका नाम रखा गया है कॉम्प्लेक्स 2। क्या रखा गया? कॉम्प्लेक्स 2 नाम है इनके, 1 2 3 करके रखा गया है। कॉम्प्लेक्स 1 को जो इलेक्ट्रॉन देता है वो NADH देता है। कौन देता है? NADH देता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NAD प्लस में। तो ETS का कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो NADH को ऑक्सीडाइज करता है? ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि NAD प्लस को रिड्यूस कौन करता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है? रिड्यूस समझ में आता है, ठीक है। NADH को ऑक्सीडाइज कौन करता है? ETS। ETS में भी कौन सा कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 जो है बेटा हमारे पास, ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स 1 में हमारे पास जो 1 है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक का नाम FMN है जो इलेक्ट्रॉन लेता है इससे, और दूसरे का नाम FES है। अब FMN की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, FES की पता होनी चाहिए, और इसी को हमने नाम दे दिया है कॉम्प्लेक्स 1। मैंने फिर बोला था, रिपीट करता हूं, एक कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर और साथ में कुछ प्रोटीन, तब पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है, कॉम्प्लेक्स 1 जो है, ठीक है, उसका नाम है, ध्यान से सुनेंगे, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। डिहाइड्रोजिनेज NADH से रिलेट करके लिख सकते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन कैरियर बताओ कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर 2 हैं, कौन कौन से हैं बताओ? FMN है और FES है, याद रखो बस नाम, FMN और FES, ठीक है। अरे सुनो, ध्यान से सुनो, विटामिन B1 को कहते हैं थायामिन। क्या बोलते हैं? थायामिन। थायामिन से कोफैक्टर बनता है TPP, थायामिन पायरोफॉस्फेट। अरे भाई इधर देखेंगे, अगर किसी चीज के ऊपर मान लो ये थायामीन है, अगर इस पर एक फॉस्फेट जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं थाइमिन फॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट ऐसे जुड़े जो आपस में खुद ही जुड़े हुए हैं, इसे पायरो बोलते हैं। ये पता है किसी को? हाँ भाई, पी ब्लॉक हो गया, चलो कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। मान लो 2 फॉस्फेट हैं जो आपस में पहले से खुद जुड़े हुए हैं, मैं उसको डायरेक्ट ले जाके जोड़ता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? थाइमिन पायरोफॉस्फेट। मतलब 2 फॉस्फेट आपस में जुड़े फिर जाके जोड़ दिया, ठीक है। तो उस कंपाउंड का नाम क्या बन गया? TPP। तो विटामिन B1 बनाता है TPP, जो कोफैक्टर कहां यूज होता है? कहां यूज होता है TPP? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में। ये समझ में आ रहा है? विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, उससे ये बनता है FMN FAD। जैसे FAD की फुल फॉर्म क्या थी?
FAD की, फ्लेमिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसा कुछ था। ये FMN में क्या है, मोनो है। समझ में आ रहा है? मैं लिखवा भी दूंगा इसे, पर मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनो, आप ज्यादा इस पर टेंशन लो, बस इतना समझो कि हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनसे कुछ को फैक्टर बनते हैं। वो को फैक्टर ETS में भी यूज होते हैं, क्रैब साइकिल में अलग अलग एंजाइम के साथ। क्लियर है? और ये किससे बनते हैं? विटामिन से। किससे बनते हैं? विटामिन से। FMN और FES ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहां तक कोई डाउट है? ये कॉम्प्लेक्स 1 का पार्ट हो गया। चलिए उसको छोड़ते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे थे उस पर फोकस करते हैं। अब हमारे पास इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन से एक अलग कंपाउंड के पास जाते हैं, इसका नाम है यूबीक्विनोन। क्या नाम है? यूबीक्विनोन। ये प्लास्टोक्विनोन का भाई है, यूबीक्विनोन। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या रखा है हमने? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? किसको ऑक्सीडाइज करता है? ऑक्सीडाइज NADH। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। और फिर किसको इलेक्ट्रॉन देता है? गिव इलेक्ट्रॉन टू यूबीक्विनोन। यहां तक कोई डाउट है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? यूक्यू की फुल फॉर्म क्या है? यूबीक्विनोन। यूक्यू की फुल फॉर्म क्या है? यूबीक्विनोन। अब जरा आगे की कहानी सुनेंगे। यूबीक्विनोन अब क्या है बेटा, ये जो है कॉम्प्लेक्स 2, इसको इलेक्ट्रॉन देता है FADH2। अब यहां बन जाता है क्या? FAD। ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 2 ये उस एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ मिलता है जो मैंने बताया था, एक एंजाइम क्रैब साइकिल का मेम्ब्रेन बाउंड है। याद करो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वही FADH2 बनाता है। अरे बोलो। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसी के साथ जुड़ा हुआ मिलता है कॉम्प्लेक्स 2 के साथ। अब ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? FADH2 को। यस, क्लियर है? सही है। अब कॉम्प्लेक्स 2 ये किसको इलेक्ट्रॉन देता है? गिव इलेक्ट्रॉन टू यूबीक्विनोन। इसका मतलब यह हुआ, ये भी उठाकर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? यूबीक्विनोन को। सही है? किसको दे दिया? यूबीक्विनोन को। मेरी बात सुनना ध्यान से। यूबीक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। किसको देता है? कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 जो है, बोर्ड पे फोकस रखो प्लीज, मत लिखो। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें खाना आज नहीं मिला तो बिस्किट खा लेना, जो जल्दी लिख के भागने के चक्कर में क्लास अपने टाइम पे एंड होगी। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, ठीक है, FES, और यहां पर क्या आ गया? यूबीक्विनोन। ये 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है इसके पास। क्या नाम है इसका? कॉम्प्लेक्स 3। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स 3। समझ में आ रहा है? इधर देखो, कॉम्प्लेक्स 3 जो है, कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, आयरन सल्फर, यूबीक्विनोन। किसी को याद है साइटोक्रोम B6F हमने कहां पढ़ा था? PS2 PS1 के बीच में। यहां पर 2 साइटोक्रोम है, एक साइटोक्रोम B है, एक साइटोक्रोम C1 है। तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में मिलते हैं? समझ में आ रहा है? बोलो। सही है। साइटोक्रोम में आयरन होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, जैसे FES में तो है ही ना, साइटोक्रोम में भी आयरन होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, वो किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? यूबीक्विनोन से। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 है, उसका नाम रखा जाता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। मतलब पहला और लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर ले लिया, पहला और लास्ट लेके। और उसमें कौन कौन इलेक्ट्रॉन कैरियर है? एक साइटोक्रोम B है, FES है, यूबीक्विनोन है, और साइटोक्रोम C1 है। ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। यस। अब कौन ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? देखते हैं। गिव इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। किसको देगा? साइटोक्रोम C को। जरा देखें कहां है साइटोक्रोम C। ये रहा। यहां से मेम्ब्रेन थोड़ी सी मोटी करेंगे ऐसे,
ताकि चीजें आपको और बेटर दिखा सकें। इधर देखो बेटा, साइटोक्रोम सी ये रहा, ये साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहां लगा देते हैं इसको, ये रहा साइटोक्रोम सी। ये हमारे पास साइटोक्रोम सी है, तो ये किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी अपना इलेक्ट्रॉन जाकर देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। ध्यान दे बेटा, ये रहा कॉम्प्लेक्स 4, ये रहा मेरे पास कॉम्प्लेक्स 4। यहां पे कॉम्प्लेक्स 4 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम ए3। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये मेरे पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, क्या बोला कहलाता है? कॉम्प्लेक्स 4। तो इधर देखें बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये क्या करता है, इधर देखो सारे बच्चे, आप ये वाली चीज अगर देख पाए, बहुत सारे बच्चे याद हो, लिपिड की बाइलेयर है, याद आ रहा है? अगर कोई प्रोटीन यहां है तो वो यहां से मूव करके इस साइड जा सकती है। ऐसा ही करता है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो मेम्ब्रेन के इस साइड आ जाता है। समझो, साइटोक्रोम सी क्या है बेटा? एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो मूव करके यहां से यहां आ जाता है इस साइड, और इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? कॉम्प्लेक्स 4 को। अगर आपको याद हो, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में, हमने बोला था लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन उसकी फ्लूइडिटी कहलाती है। प्रोटीन क्या है? मेम्ब्रेन में मूव कर सकती है, वो इस साइड से उस साइड भी जा सकती है, जैसा प्लास्टोक्यूनॉन मूव करता था। याद करो, बाहर से अंदर लेकर आता था, पर प्लास्टोक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी लाता था। याद है? ठीक है, ये क्या ला रहा है? इलेक्ट्रॉन ला रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन को जाकर किसको दे देता है? साइटोक्रोम ए को, जो कॉम्प्लेक्स 4 है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 का जो साइटोक्रोम ए3 है, वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा बेटा? पानी को। ये कॉम्प्लेक्स 4 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? पानी। यस, यहां तक समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स 4 लिख रहा हूं। अब जब मैं कॉम्प्लेक्स 4 लिखूंगा तो उसका नाम क्या लिखूंगा, जरा समझना। कॉम्प्लेक्स 4, इधर देखें सारे बच्चे, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। यहां पर ये साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया है? कॉम्प्लेक्स 4 को। सही है? ये बात समझ में आ रही है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि कॉम्प्लेक्स 4 ने साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन लिया है। यदि कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो क्या मैं कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स लिख सकता हूं? बताओ, ये लिख सकते हैं कि नहीं? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 ने छीना है, तो साइटोक्रोम सी को किसने ऑक्सीडाइज किया है? कॉम्प्लेक्स 4 ने। तो क्या कॉम्प्लेक्स 4 का एक और नाम लिखा जा सकता है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। बताओ, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का मतलब उसने साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज किया है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स 3 का नाम लिखना हो तो कॉम्प्लेक्स 3 का एक और नाम लिख सकते हैं, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसने साइटोक्रोम सी को रिड्यूस किया था। अरे हां या ना? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये साइटोक्रोम सी है, ऊपर कॉम्प्लेक्स 3, नीचे कॉम्प्लेक्स 4। साइटोक्रोम सी को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कॉम्प्लेक्स 3 ने रिड्यूस किया, ऑक्सीडाइज किया? रिड्यूस किया। समझ आ रहा है? तो क्या नाम लिखूं कॉम्प्लेक्स 3 का? साइटोक्रोम सी रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स 3 का नाम लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 का क्या लिखोगे? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? बताओ। ठीक है, ऐसे ही यूबिक्विनोन जो है, यूबिक्विनोन की 2 फॉर्म होती है। एक तो यूक्यू होता है, जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो UqH2 बन जाएगा। भाई ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रिड्यूस फॉर्म है। सही है? ठीक है, इस पे नहीं आते। ये वाली बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार सीक्वेंस पकड़ते हैं फिर से।
हाँ, एक बार फिर से चीजें देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले याद समझो कितने कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, 4। अब मैं जो बात बोलूंगा उसको समझेंगे ध्यान से। ईटीएस में मेरे पास बेटा 4 कॉम्प्लेक्स अगर मैं ले रहा हूं तो इसमें मैंने F0 F1 नहीं लिखा अभी। तो F0 F1 क्या करते हैं हम लोग, इसी का पार्ट कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो F0 F1 है वो एक चैनल है मेरे पास F0 F1। अगर मैं इसको इसका पार्ट कंसीडर ना करूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ईटीएस एटीपी बनाता है। हम ये बोलेंगे फिर ईटीएस से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाता है। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, हमने वो ऊर्जा यूज करके, वो एनर्जी यूज करके, अभी मैं कंफर्म करूंगा कहीं कहीं पर, कहां कहां पर मैंने क्या इकट्ठे करे हैं, प्रोटॉन। मैंने क्या इकट्ठे कर लिए बेटा, प्रोटॉन। मैंने यहां पर इस तरीके से इस एनर्जी से यहां प्रोटॉन इकट्ठे करे हैं। क्या इकट्ठे करे हैं, प्रोटॉन इकट्ठे करे हैं। ऐसे क्या इकट्ठे करे हैं, प्रोटॉन इकट्ठे करे। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्लियर है? मैंने क्या इकट्ठे करे हैं, प्रोटॉन। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं, हमारे पास क्या है बच्चे, यहां पे आपको जो ध्यान देना है, ये जो मेरे पास F0 है, दिस वन इज F0, और ये मेरे पास F1 है। इसको हम नाम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स 5। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स 5 जो है, कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो किसका नाम है, F0 और F1 का, जिसको हम बोल सकते हैं एटीपी सिंथेस। ये चीज समझ में आ रही है? F0 क्या था, याद करो, चैनल। हेड क्या था इसमें, F1 हेड था। अब कौन, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, सबसे पहले सीक्वेंस पकड़ते हैं। NADH ने कॉम्प्लेक्स 1 को, कॉम्प्लेक्स 1 में FMN FES, वहां से गया यूबिक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B FES यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C, ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 किसके थ्रू, साइटोक्रोम C के थ्रू। साइटोक्रोम C को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। अब यहां से वो इलेक्ट्रॉन किसको मिला है, ऑक्सीजन को, और क्या बन गया, पानी बन गया। क्लियर है? तो अगर मुझे सीक्वेंस पकड़ना, अच्छा FADH2 से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 2 यूबिक्विनोन, फिर कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम, ये और ये। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा आपको। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि यार ये इलेक्ट्रॉन 4 हो गए 2 के। हमें सिर्फ ये समझना है कि ये जो एक सिस्टम है, ये यार ध्यान से देखो बेटा, ये एक ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से डाल रहा है और कोई बीच से डाल रहा है, एनर्जी में फर्क है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये इलेक्ट्रॉन किसके आए हैं। जैसे इसको मैं एग्जांपल से कैसे समझा रहा हूं, मान लो आपको घर से एक 100 का नोट मिले और एक 200 का नोट मिले, और आपसे कहा जाए कि इसके खुले करवा के ले आओ पैसे, 10-10 रुपए के चेंज करा के लाओ। जिसने चेंज दिए उसने मिक्स कर दिए, ठीक है। तो घर वालों ने अगर आपसे ये पूछा, मुझे बताओ 100 वाले कौन से थे और 200 वाले कौन से थे, और इस बात पे आपकी पिटाई कर दे, वो समझ में आ रहा है? आप क्या समझाओगे उन्हें, क्या फर्क पड़ता है, 100 के 10 ले लो आप और 200 के 20 ले लो, है ना। 10-10 रुपए तो रिक्शे के खा जाओगे तुम लोग, मक्कार, है ना। हाँ, 20 रुपए रिक्शा वाला ले लिया, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमें यह नहीं देखना कि इलेक्ट्रॉन NADH का है या FADH2 का है। हर इलेक्ट्रॉन से पानी बनेगा। फर्क किस बात का आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से एंटर करता है ETS में, उसमें कितनी एनर्जी थी। जिस एनर्जी के हिसाब से वो ATP फॉर्म करेगा। क्लियर है? क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतने ज्यादा प्रोटॉन यहां मूव करेंगे। एनसीईआरटी के डायग्राम के अनुसार जब NADH एंटर करता है तो 10 प्रोटॉन जाते हैं। 10 मतलब उसने 4, 4 और 2 दिखाए हैं। जब FADH2 एंटर करता है तो जाते हैं 6। क्लियर है? 4 प्रोटॉन का एक एटीपी, नहीं एनसीईआरटी से बता रहा हूं मैं आपको, 4 प्रोटॉन का एक एटीपी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब NADH यूज होगा तो 10 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉन का एक एटीपी, तो 2.5 आ जाएगा। बोलो, 10 प्रोटॉन मूव कर रहे हैं एक NADH से, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं 6 प्रोटॉन गए हैं FADH2 से, तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। उसको अप्रोक्स हम 2 और 3 लिखते हैं। क्लियर है? बोलो, एनसीईआरटी ने क्या किया, वो तो बदल दिया। क्या नाम है आपका, डायग्राम में पहले दो H+ का एक एटीपी दे रखा था, उसने वहां 4 कर दिया और एक नया डायग्राम डाल दिया। राइटअप में अभी बदलाव नहीं किया है, तो हम उसको इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि 10 प्रोटॉन का 3 एटीपी बन रहा है, क्योंकि 2.5 को 3 लिख रहे हैं। और 10 प्रोटॉन कब मूव कर रहे हैं, जब NADH इन्वॉल्व है। क्लियर है? जब FADH2 इन्वॉल्व है तो कितने मूव कर रहे हैं, 6 प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, जिसको हम कितने के बराबर लिख रहे हैं, 1.5 एटीपी अप्रोक्स 2 एटीपी। 2.5 को अप्रोक्स 3 लिख रहे हैं, 1.5 को अप्रोक्स 2 लिख रहे हैं।
क्लियर है? सीक्वेंस पकड़ पा रहे हो? क्लियर? इनके नाम देख लो ध्यान से। NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 या साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये आएगा, साइनाइड जो है वो किस किस कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करता है? कॉम्प्लेक्स 4। साइनाइड किसको ब्लॉक कर रहा है? कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 4 नहीं है पीवाईक्यूज में, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज लिखा हुआ है। पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है वहां पर क्या लिखा हुआ है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज लिखा हुआ है। किसके बीच में मूवमेंट ब्लॉक करता है ये? अच्छा, साइटोक्रोम A3 में कॉपर प्रेजेंट होते हैं 2। कितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर? कॉपर। 2 कॉपर होते हैं किसमें? इन साइटोक्रोम A3 में। जैसे मेरी बात सुनो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैरियर में आयरन है। आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 +3, +2 +3। मान लो कोई +2 है, कोई मान लो +2 है ना, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो +3 हो जाएगा। मान लो कोई +3 है, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो +2 हो जाएगा। वापसी छीन लेंगे तो +3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कॉपर +1 +2 चल रहा है। ठीक है, तो कॉपर हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर में नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले में, जिसका नाम क्या है? साइटोक्रोम A3। इसमें क्या प्रेजेंट है? कॉपर प्रेजेंट है। सही है? तो कॉपर और आयरन को ही लिया गया है नेचर ने, क्योंकि डी ब्लॉक है और हमारे पास क्या है उसकी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसलिए नेचर ने उन्हें यूज कर लिया। आयरन तो है ही, साइटोक्रोम में आयरन है, इन सब में आयरन है, पर किसमें कॉपर है? आयरन के साथ साथ साइटोक्रोम A3 में। ठीक है, क्लियर? कौन से कॉम्प्लेक्स को साइनाइड ब्लॉक करता है? कॉम्प्लेक्स 4 को। अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है उसका इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव मतलब सक्सिनेट और मेलोनेट की शेप सेम है। इनहिबिशन 2 प्रकार का होता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब होता है? शेप सेम होना। सही है? लेकिन जो इनहिबिटर साइनाइड इसको खराब करता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, मतलब वो एंजाइम की शेप खराब कर देगा। सही है? क्योंकि वो टॉपिक पढ़ेंगे ना बायोमोलिक्यूल में, पर थोड़ा बहुत यहां तो हिंट रखो। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट कौन था? सक्सिनेट। प्रोडक्ट कौन था? फ्यूमरेट। कौन था? फ्यूमरेट। इनहिबिटर कौन था? मेलोनेट। तो मेलोनेट और सक्सिनेट की शेप सेम है, इसलिए वो कौन सा इनहिबिटर हुआ? कॉम्पिटिटिव। साइनाइड की कोई शेप वेप सेम नहीं है, वो आकर इसको खराब ही कर देता है पूरा। तो कौन सा इनहिबिटर हुआ? नॉन साइनाइड। कौन सा हुआ? नॉन कॉम्पिटिटिव, सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव। क्लियर है? वहां भी बताऊंगा दोबारा, पर ये यहां पे ज्यादा याद रहेगा एक्चुअल में, क्योंकि टॉपिक ये है। नोट करो एक बार जल्दी से, फास्ट। क्या लिख लिया? जल्दी करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी करो। हम्म, जल्दी फास्ट। कुछ 2-1 पॉइंट लिखवाने, जल्दी कर लो, मैं छोड़ रहा हूं बस। 2-4 मिनट लेंगे, लिख लो पहले इसको। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ऑन और ऑल में डिफरेंस वो तब समझ में आएगा जब ऑर्गेनिक आ रही है थोड़ी थोड़ी हमें, है ना? हाँ, ऑन कीटोन से अल्कोहल बना रहे हैं। UQ इज यूबिक्यूनॉन, UQH2 इज यूबिक्यूनॉल, ऑल। ठीक है? कॉम्प्लेक्स 3 किसको वो करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, यूबिक्यूनॉन को कि क्यूनॉल को? क्यूनॉल, ऑल को। उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना। कॉम्प्लेक्स 3 किससे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है? UQ से कि UQH2 से? रिड्यूस फॉर्म से छीनेगा ना। ठीक है? हाँ, लिख लिया? जल्दी कर लो यार, तुम लोग ऐसी नजरों से ना देखो कि मैं 5-7 मिनट बिल्कुल ना पढ़ाऊं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हें। कल खत्म करना है चैप्टर, है नहीं आओ, ताकि कल खत्म करेंगे। कल क्या? ट्यूसडे।
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एट मैक्स सैटरडे प्लांट ग्रोथ खत्म कर देंगे। ठीक है, छोटा चैप्टर है उसमें, वो हट गया आपका फोटो पीरियोडिज्म और वनलाइजेशन डिलीट हो गया, तो उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है सिर्फ हॉर्मोन्स है। ठीक है, यस। फिर उसके बाद हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर ऐसे हैं एनाटॉमी प्लांट को जिसमें से चीजें डिलीट है। ठीक है, एनाटॉमी से भी काफी पार्ट डिलीट है। हाँ, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3। मैं चाह रहा था एक बार ये सीक्वेंस सही से लिख दूं बस। देखो, लिख लो बेटा, 5 मिनट दो बस मुझे। लिख लो बेटा जल्दी प्लीज। जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी नाम की चीजें पढ़ लो और पूछ लो कुछ उसमें से। लिख लिया? पढ़ लो एनसीईआरटी भाई। चलिए, लिख लिया? अरे यार जल्दी करो ना, जल्दी से। एनसीईआरटी पढ़ी किसी ने? नहीं, अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज लिखा है तो अकेला एंजाइम है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स लिख दे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स 2 की बात कर रहा है। वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वर्ड लिखेगा तो वो एंजाइम है क्रैब साइकिल का। वो एंजाइम प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर मिलके सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर देगा तो फिर कॉम्प्लेक्स 2 को रेफर कर रहा है। ठीक है, हाँ, फिर इस इधर लेना है। नहीं नहीं, तुम्हारे नई वाले में देख। और लिखा क्या है? 4 लिखा है? हाँ, 4 लेना है अपने को। लिखा हुआ माना जाता है एक्चुअल में। राइटअप सही होता है। जैसे क्या है ना, उसमें जो डायग्राम देखेगा वो टीलोसेंट्रिक का, उसने इधर से थोड़ा सा निकाल दिया है, लेकिन लिखा क्या है एकदम लास्ट में होता है। तो अपने किसको कंसीडर करते हैं? लिखे हुए को। ठीक है, पूछो। हाँ बेटा, 2 कॉपर होते हैं। साइटोक्रोम ए3 में कितने कॉपर होते हैं? 2। 1-2 पॉइंट्स लिख लो जो मैं लिखना चाह रहा हूं। लिखो जल्दी से। सबसे पहले बेटा मेरे पास NADH है। NADH से किस पे गया है? FMN, फिर FES, फिर यूबिक्विनोन। यस, यूबिक्विनोन से साइटोक्रोम बी, फिर FES, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम C1। यस, इसको क्या बोल रहे हैं? 3। यहां से साइटोक्रोम C और फिर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूं ये सुनेंगे ध्यान से। NADH ऑक्सीडाइज करता है या रिड्यूस करेगा? रिड्यूस करेगा।
किसको? कॉम्प्लेक्स 1 को, ठीक है। और FADH2 किसको रिड्यूस कर रहा है? रिड्यूस है साइटोक्रोम A3 है, A2 लिखा है मैंने, A3 मैंने 2 कॉपर लिखा है यार, A3 है। रिड्यूस कॉम्प्लेक्स 2। अब जरा अगली बात सुन लो ध्यान से। हमारे पास क्या होगा बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? कौन है बताओ जल्दी से? ऑक्सीजन है। और वो क्या बनाएगा? प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वाटर। किसी को याद है कैंगरू रैट जो होता है वो पानी नहीं पीता? हाँ, वो यही फैट की एक्चुअल में क्या होता है, सुनो, सुन लो। फैट की ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोए बनता है। एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल करेगा, बहुत सारे NADH बनाएगा, और वो सारे NADH क्या बनाएंगे? पानी। मेरी बात समझ में आई? फैट की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए क्या करेगा? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल से क्या बनता है? NADH। NADH पानी बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो ऐसे पानी को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कौन सा? कॉम्प्लेक्स 4 में जो साइटोक्रोम A3 होता है उसमें कितने कॉपर सेंटर होते हैं? 2 कॉपर सेंटर होते हैं, ये याद रखना है। ये क्या है? 2 कॉपर सेंटर इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है बेटा? कुछ बुक्स में यूबिक्विनोन को भी लिखा रहता है, पर आपकी एनसीईआरटी लिखती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? साइटोक्रोम C। ठीक है, जो किसके बीच में मूव करता है? मूव बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 और 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है? कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 में कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। ठीक है, कल कर रहे हैं इसके आगे। ठीक है भाई, एनसीईआरटी पढ़, 1 मिनट, एनसीईआरटी पढ़ लेना इसकी।